दुबला पतला शरीर, दिखने में बिल्कुल ही साधारण, ना राजनीति की कोई विरासत और ना ही कोई सहारा। एक अकेले ने ही संघर्ष किया, अपनी जान पर खेल कर एक राज्य का निर्माण किया, उसी राज्य का 2 बार सीएम रहा और अब देश की ओर चला है, जिसे कहते हैं संघर्ष का दूसरा नाम केसीआर। कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव 1954 में जन्मे राव अभी के तेलंगाना राज्य के मेडक जिले से आते हैं। गांव में ही शुरुआती पढ़ाई लिखाई करने के बाद केसीआर ने उच्च शिक्षा के लिए हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी का रुख किया। वहां पर उन्होंने तेलुगु साहित्य में अपनी डिग्री हासिल की। इसी कॉलेज में वो छात्र राजनीति से जुड़े। कॉलेज के बाद घर संभालने के लिए केसीआर रोजगार एजेंट के रूप में काम करने लगे। 1969 में शोभा राव के साथ शादी हुई, एक बेटा और एक बेटी भी हुई। लेकिन साहब को राजनीति का चस्का लग गया था। 1975 में जब पूरा देश इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरोध में खड़ा था, उसी वक्त केसीआर इंदिरा के समर्थन में उतरे। 1980 में संजय गांधी की यूथ कांग्रेस से जुड़े और मेडक जिले के उपाध्यक्ष बनाए गए। संजय की मृत्यु के बाद मन न लगा तो कांग्रेस छोड़ दी। 1983 में सिद्दीपेट विधानसभा चुनावी क्षेत्र से अपना निर्दलीय पर्चा भरा और उस वक्त के कांग्रेस के दिग्गज नेता अनातुल्ला मदन मोहन से मात्र 877 वोटों से चुनाव हार गए। अपने जीवन के पहले ही चुनाव में केसीआर ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में 202 सीटें जीतकर तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में सत्ता में आई। एनटीआर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद केसीआर भी तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े। एक ही साल बाद पार्टी की अंदरूनी राजनीति की वजह से सरकार गिर गई, लेकिन केसीआर को अब फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। इस बार तेलुगु देशम पार्टी से लड़े केसीआर सिद्दीपेट विधानसभा क्षेत्र से 16,000 वोटों से जीत गए और लगातार 4 बार इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। 1987-88 में एनटीआर सरकार में वो सूखा और राहत मंत्री बने। फिर पार्टी ने उन्हें मेडक, आदिलाबाद और निजामाबाद जिले की जिम्मेदारी सौंपी। उनकी बेहतरीन संगठन रणनीति के कारण 1993 में पार्टी के राज्य सचिव बनाए गए। इसी बीच सरकार में उठापटक हुई। मुख्यमंत्री एनटीआर और उनके दामाद चंद्राबाबू नायडू में अनबन हुई। चंद्राबाबू नायडू ने पार्टी और सरकार को अपने कब्जे में ले लिया। केसीआर एनटीआर को अपना गुरु मानते थे, लेकिन इस बार वो उनके दामाद चंद्राबाबू नायडू के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। 1997 में राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री बने। 1999 में फिर एक बार चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन इस बार चंद्राबाबू नायडू ने उन्हें मंत्रिमंडल में कोई भी जगह नहीं दी, सिर्फ सदन के उपाध्यक्ष पद का झुंझुना पकड़ा दिया। इसी बीच राज्य में एक अलग ही हलचल हुई। तेलंगाना क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी से संसद में अलग तेलंगाना राज्य के समर्थन की मांग की। कांग्रेस ने केंद्र की वाजपेयी सरकार को इस विषय पर चर्चा करने की मांग की। इसके जवाब में तत्कालीन गृह मंत्री एल.के. आडवाणी ने कहा कि छोटे राज्य देश की अखंडता के लिए अनुकूल नहीं है, जबकि भाजपा शुरू से ही छोटे राज्यों के पक्ष में रही। इधर चंद्रशेखर राव ने अलग तेलंगाना राज्य के लिए लड़ने का इरादा किया। 2001 में उन्होंने पार्टी के सभी पदों का और विधानसभा उपाध्यक्ष पद का भी इस्तीफा दे दिया। अब उन पर किसी भी पार्टी या पद का दबाव नहीं था। 27 अप्रैल 2001 को उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया और उसका नाम दिया तेलंगाना राष्ट्र समिति, और जिसका एकमात्र उद्देश्य आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए तेलंगाना राज्य का निर्माण करना था। धीरे धीरे अलग तेलंगाना राज्य की मांग बढ़ती गई। 2003 में वाजपेयी सरकार ने अलग तेलंगाना के लिए समिति गठित की। केसीआर इस समिति के संयोजक रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने चुनावी मंच से अलग तेलंगाना राज्य का समर्थन करने का वादा किया। इस चुनाव में केसीआर करीमनगर सीट से जीतकर पहली बार सांसद बने। देश और राज्य में कांग्रेस की सरकारें बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो केसीआर उनके मंत्रिमंडल में रोजगार मंत्री बनाए गए। अनेक दिक्कतों से जूझकर केंद्र में मंत्री बनना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन केसीआर अपने उद्देश्य को नहीं भूले। कांग्रेस ने अभी तक तेलंगाना राज्य का वादा नहीं निभाया था। इस बात पर कांग्रेस और केसीआर में टकराव हुआ। स्वाभिमानी नेता ने केंद्र के मंत्री पद के साथ साथ लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए उन्होंने फिर एक बार करीमनगर से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 2.5 लाख वोटों से जीत गए। केसीआर की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई थी। केसीआर लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने तेलंगाना के आंदोलन को फिर से खड़ा किया। इधर तेलंगाना अपने अलग राज्य की मांग कर रहा था, तो आंध्र प्रदेश के बाकी इलाकों में आंध्र प्रदेश की एकता के लिए आंदोलन हुए। 2009 के चुनाव में केसीआर चंद्राबाबू नायडू के साथ चुनाव में उतरे, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता वाईएसआर रेड्डी की लोकप्रियता की वजह से उन्हें बहुत ही कम सीटें मिली। वाईएसआर रेड्डी फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। तेलंगाना आंदोलन की चिंगारी को रोके रखने में वाईएसआर रेड्डी की प्रमुख भूमिका रही थी। उनके बढ़ते राजनीतिक कद की वजह से वो राज्य में शांति बनाए रखने में कामयाब हुए थे, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। 2 सितंबर 2009 को एक बड़ी दुर्घटना घटी। मौसम खराबी की वजह से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें वाईएसआर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना से आंध्र प्रदेश सरकार हिल गई। पूरा प्रदेश अपने प्रिय नेता के शोक में डूब गया। केसीआर ने भी दुख जताया, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र पर दबाव डालना शुरू किया। 29 नवंबर 2009 को केसीआर ने सरकार को इशारा देते हुए आमरण अनशन की घोषणा की। तेलंगाना में फिर एक बार आंदोलन शुरू हुए। केसीआर की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर भी रोते हुए उन्होंने मरते दम तक अलग तेलंगाना राज्य के लिए लड़ने का इरादा किया।
इससे सरकार पर और दबाव बढ़ा और 9 दिसंबर 2009 को गृह मंत्री चिदम्बरम ने अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। तेलंगाना में खुशियां मनाई गई। केसीआर ने इस बात का श्रेय पूरे तेलंगाना के लोगों को दिया, मगर इसके खिलाफ आंध्र प्रदेश के बाकी इलाकों में उग्र आंदोलन हुए। तेलंगाना के पूर्ण राज्य बनने की प्रक्रिया 2014 तक चली। 18 और 20 फरवरी को संसद में तेलंगाना का बिल पास हो गया और 2 जून 2014 से तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। चुनाव हुए तो 119 में से 63 सीटें जीतकर केसीआर की तेलंगाना राष्ट्र समिति सत्ता में आई और कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। अपने वादों के मुताबिक उन्होंने तेलंगाना को विकास की राह पर लाना शुरू किया। 2018 में फिर से चुनाव जीतकर केसीआर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने खेती, सिंचाई, शिक्षा, आईटी और उद्योग जैसे सभी क्षेत्र में तेलंगाना का विकास किया। तेलंगाना की लोकप्रिय योजनाओं को देश के बाकी राज्यों ने भी अपनाया। अपने कठोर और अनुशासन प्रिय कार्यों से वो राज्य में भ्रष्टाचार रोकने में कामयाब रहे। अब तेलंगाना देश का एक अग्रिम राज्य बना है। इन सभी उपलब्धियों के साथ केसीआर अब देश की राजनीति में आ सकते हैं। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तीसरे मोर्चे की तैयारी भी शुरू की है, जिसके तहत वो देश के प्रमुख विपक्षी दलों से मिलकर अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्या ऐसे प्रयासों से केसीआर देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? भारत की राजनीति में कुछ भी संभव है। आपको क्या लगता है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।